चर्चा का विषय है कि हमारे महापुरुष कौन थे, क्या थे, क्या किया, समझे। यानी कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज बहन जी से लेकर चंद्रशेखराचार्य, ये वह महापुरुष हैं, क्योंकि ये वह महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और अपने जीवन की लिए नहीं सोचा। देखिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं हो, यानी कि अपने आप को खुद प्रकाशित करो, ये तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। उसके बाद में ज्योतिबा फुले ने कहा, जब 2500 वर्ष पहले सम्राट अशोक के बाद में जब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो ज्योतिबा फुले महाराज ने कहा, वह बात क्या कही कि विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शुद्ध गई, समझे। यानी कि इसका मतलब समझिए कि जब कहा उन्होंने कि पहले विद्या बिना मति गई, विद्या के बगैर हम जो मतलब शिक्षा के बगैर हमारी बुद्धि गई, शिक्षा के बगैर बुद्धि गई, बुद्धि के बगैर नीति गई, जो हम नीति बनाए कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले, अच्छे घोड़े और अच्छी हमें विधायक बनना है, देना है, ये मतलब नीति गई। नीति के बाद में गति गई। गति का मतलब जैसे नीति क्या गई कि हमने नीति नहीं बनाई तो गति तो अपने आप ही परास्त हो गई, ठीक है। जब गति चली गई तो गति के बाद में क्या कि वित्त गया। जब हमारे पास गति नहीं रही, कोई सिस्टम नहीं रहा, तो हमारे पास से आर्थिक व्यवस्था भंग हो गई, गति गई। गति के बाद में बात आती है, गति के बाद में जब वित्त गया, वित्त के बाद में क्या शुद्ध गई। शुद्ध का मतलब है कि शुद्ध समाज गया, यानी शुद्ध समाज खत्म। ये ज्योतिबा फुले ने अपनी छोटी सी चार शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी। इस बात को समझने वाली बात है। जब उन्होंने उसके बाद में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने, जब उनके बाद में बाबा साहब आए, ज्योतिबा फुले के बाद में जब ज्योतिबा फुले को बाबा साहब ने पढ़ा, तो उनके बाद में उस बात को पालन किया, तो बाबा साहब ने 3 शब्द बोले उसमें, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। शिक्षित, हमारे लोग कैसे शिक्षित हैं? हम खुद टीचर बन जाते हैं, MP MLA बन जाते हैं, लेकिन समाज को क्या फायदा? समाज को क्या फायदा होगा कि आपको टीचर होने का, कि आपके गांव आपकी शिक्षा से महंग रहा होगा। आपके MP MLA का होने से जब फायदा होगा, जब आपका MP MLA आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा होगा, संसद से लेकर जब MP पार्लियामेंट में लड़ रहा होगा, और MLA विधानसभा में लड़ रहा होगा, जब जाके हमारे लिए शिक्षित, वो है शिक्षित होना। यानी संगठित का मतलब है कि हमारी 6,743 जातियां, 6,743 जातियों में हम निचोड़ देखते हैं, तो पाया जाता है कि जो चमार वंश कहा जाता है, भाई चमार वंश को गलत ना समझिए, अपना ये चमार का शब्द मैंने इसमें लिखा भी है कि आपने चमार शब्द का शब्द भी समझा हुआ है। चमार क्यों? चा से होता है चमड़ी, मांस से होता है मांस, और रा से होता है रक्त। इन चीजों से बना हुआ व्यक्ति चमार कहलाया जाता है, समझे। चा से चमड़ी, मां से मांस, रा से रक्त, ये चारों को मिला के चमड़ी और मांस और रक्त से बना हुआ व्यक्ति चमार कहलाया जाता है। और ये चमार हम ही नहीं, बाकी सभी चमार हैं, समझे। ये सभी चमार हैं। उस बात को मैं कहूँगा, यानी चमार वंश को 150 जातियों में लगभग बांटा गया भारत के अंदर, और शूद्र वर्ग को 6,743 जातियों में बांटा गया। और बांटा कैसे गया ये बता दूंगा आपको कि भारत में पहले हमें बांटा गया शूद्रों को जाति के नाम पे बांटा गया। फिर उसके बाद जाति के नाम पे क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया। क्षेत्र के हिसाब से बांटने के बाद में यानी चमार जाति को कहीं पे जाटव कहा गया, कहीं चमार कहा गया, और चमार के बाद में कुमार कहा गया, महार के बाद में कुरिल कहा गया, कुरिल के बाद में फेरवा कहा गया, फेरवा कहा गया, पासी कहा गया, पासवान कहा गया। ये चमार जाति को अलग उसमें ताकत होगा, यानी कि चमार वंश है जो चमार वंश है वो अपनी ताकत को ना पहचान दे। चमार जो वंश है वो अपनी ताकत को ना पहचान दे, यह उसकी
आपकी जाति प्रमाण पत्र भी सेम नहीं बनाए जाते। तो ऐसे ही हर वर्ग को, यानी कि हर वर्ग को जाति पहले जाति में बनाया, जाति के बाद में क्षेत्र में जाति बनाई गई, जाति में तोड़ने के बाद में ये क्या बनाया इन्होंने, मनवादी सोच के व्यक्तियों ने बनाया ये कि इनको गोत्र के नाम देने लगा। कोई तो पिपलिया होगा, कोई निवलिया होगा, मतलब गोत्र का नाम नहीं आता, यानी कौन से गोत्र चलते हैं, तो उसमें गोत्र के नाम पे बांटा गया हमारे समाज को। यानी हम अब जब बांटने के बाद में लगातार हम एक भाई, ये भाई हमारे, ये चाचा हमारे, और हम क्या ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं ये चाचा दूसरे गोत्र से तो नहीं आते, ये चाचा कहीं दूसरे गोत्र से नहीं आते। जब गोत्र से नहीं आते तो मेरे कहाँ से हो जाएंगे, जब ये चाचा भी बैठा और चाचा भी माना और मैं भी माना, समझे, चाचा भी माना और मैं भी माना, और हमने भेदभाव अपने आप ही कर लिया इसमें, समझे। ये मनवादी सोच थी। तो यानी कि बाबा साहब ने कहा संगठित रहिए, शूद्र वर्ग को संदेश दिया, आप संगठित रहिए, संगठित होकर संघर्ष करिए। संघर्ष करने का मतलब है, संघर्ष ये नहीं कि चार लोगों को पिए, बीवी को मारा, ये संघर्ष नहीं है। अपने बच्चों को भूखा मार रहे हो, ये संघर्ष नहीं है। अपने बच्चों को पेट काट कर जो शराब दारू पी रहे हैं वो लोग, वो बच्चों को खून पी रहे हैं, ये संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष है वो कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाइए, ये संघर्ष है, समझे। अच्छी कोठियां, अच्छे बंगले, अच्छी गाड़ी और अच्छे घोड़े, ये संघर्ष है बाबा साहब का। बाबा साहब का मिशन ही यही है कि हमारे पास ही होना चाहिए। बाबा साहब के बाद में जब बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया, जब बाबा साहब के बाद में हमारे तमाम महापुरुष पेरियार ललई यादव ने कहा कि मालूम है क्या, कि जो भगवान को मानता है, मैं भगवान को मूर्ख मानता हूँ, वो भगवान को मानता है वो धूर्त है। यानी कि भगवान की कोई परिभाषा नहीं है धरती पे, उसको मानता है वो मूर्ख है। ये किसने कहा, पेरियार ने कहा अपनी सच्ची रामायण में पेरियार के बाद में ललई यादव जी ने उसको हिंदी में सारांश किया। यानी कि जहाँ पे पश्चिम बंगाल की भाषा में जो लिखा था, तो पेरियार के बाद में ललई यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई को सच्ची रामायण को बदलने के लिए, सच्ची रामायण को हिंदी भाषा में प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाती है, और सच्ची रामायण को पास कराया जाता है पढ़ाने के लिए कि आप इस बात को समझिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है कि काशीराम साहब की बात आती है। काशीराम साहब हमारे बीच में रहे, और हमारे 6,743 जातियां, यानी बाबा साहब ने क्या बनाया, कैटेगरी उस आधार पर बनाई कि शूद्र वर्ग को बताया कि जनरल को एक उसमें पेल दिया, जनरल को एक उसमें डाल दिया कि जनरल जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक वर्ग में डाला गया जनरल में। उसके बाद में ओबीसी का मतलब है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत हो, सामाजिक स्तर से मजबूत हो, वह शैक्षिक योग्यता से मजबूत हो, उनको ओबीसी वर्ग में रखा गया बाबा साहब ने। फिर उसके बाद में एससी वर्ग को रखा गया। एससी वर्ग में जो वर्ग सफाई करता हो, जो वर्ग मजदूरी करता हो, जो वर्ग हमेशा लाल पालने की व्यवस्था करता रहता हो, केवल उसके खाने पीने को जगह रहने की व्यवस्था हो, उस वर्ग को एससी वर्ग में रखा बाबा साहब ने। उसके बाद में एसटी वर्ग क्या होता है, भाई ने थोड़ा वाल्मीकि समाज को बताया, तो वाल्मीकि समाज में बता दूं, भाई से थोड़ा इतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल इसी बात को कहूँगा कि जो वाल्मीकि समाज है वो एसटी वर्ग में आता है, लेकिन एससी वर्ग में आता है। उसके बाद में एसटी वर्ग कहलाए जाते हैं, एसटी वर्ग कहलाए जाते हैं जिनकी स्थानीय जगह नहीं होती, उनके लगातार कहीं यहाँ पे डेरा डाला, कहीं वहाँ पे डेरा डाला, कहीं वहाँ पे डेरा डाला, ये एसटी वर्ग के लोग कहलाए जाते हैं। यानी आदिवासी और घुमंतु जो जातियां हैं, घूमती रहती हैं। बंजारा समाज जो नागर समाज के लोग हैं, नट समाज के लोग हैं, जो ठठेरे समाज के लोग हैं, वो एसटी वर्ग में आते हैं। तो ये हो गया जातियों का विवरण। अब उसके बाद में मैं बता दूं आपको, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संचालक महोदय जी ने बताया, अपनी खुद बयानी बताई कि भीम आर्मी ने तत्काल ही 10 मिनट में फौजियत कराई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सच्चाई बताऊंगा कि ऐसा ये है कि मेरे पास कॉल जाती है कि संचालक महोदय जी की, तो वो कहते हैं कि भैया ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मैंने जब वहाँ पे मंडल अध्यक्ष जी का नंबर दिया, नंबर
भेजने के बाद मंडल अध्यक्ष जी का नंबर नहीं लगा, तीसरी बार फिर नंबर लगा, उसके बाद नंबर नेताजी को अवगत कराया, उसके बाद हमारा सारी प्रक्रिया चली। ये भीम इनकी घटना की जानकारी है। भीम आर्मी केवल और केवल करना क्या चाहती है, यहाँ से शोषण मुक्त भारत करना चाहती है, शोषण मुक्त भारत करना चाहती है, जातिवाद मुक्त भारत करना चाहती है, भारत में समान शिक्षा लागू कराना चाहती है भीम आर्मी। आजाद समाज पार्टी समान शिक्षा लागू कराना चाहती है, समान चिकित्सा लागू कराना चाहती है और समान सुरक्षा लागू कराना चाहती है। समानता यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया, संविधान को पूर्ण तरीके से भारत के अंदर लागू कराना चाहती है। लेकिन जब एक बात आती है, मैं आपको बता दूं, मैं एक बात बता दूं कि जो कुछ लोगों के माइंड में सवाल भी होगा कि जब इतनी बड़ी पार्टी हमारे बहुजन समाज पार्टी है तो आजाद समाज पार्टी की जरूरत क्यों? सवाल है ये आपके मन में, उस सवाल का मैं जवाब दे दूं कि इस वजह से जरूरत है आज आजाद समाज पार्टी की, जब आरपीआई परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा बनाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे जाके आरपीआई चलती है और उसमें कुछ राजनीतिक कुछ ऐसे लोग उसमें आ जाते हैं कि उसकी आरपीआई की व्यवस्था भंग कर देते हैं। यानी कि जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को वहाँ आरपीआई के लोग ही खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद हम मानव काशीराम साहब की जब उनसे नहीं पड़ती, वो कहते हैं कि भाई काशीराम साहब कहते हैं कि इस सिस्टम को खत्म करिए, ये काम करिए, इस सिस्टम को खत्म करिए, ये काम करिए, लेकिन वहाँ पे आरपीआई के लोग ऐसा नहीं करते। तो मानव काशीराम साहब जब बाबा साहब की पार्टी को छोड़कर, उनके दिल में भी टीस होगी, दर्द होगा कि बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई उसके खिलाफ हम पार्टी खड़ी कर रहे हैं, उनके ही मन में टीस थी। तो बाबा मानव काशीराम साहब ने वहाँ बहन जी, पंजाब का काशीराम साहब उत्तर प्रदेश में बहन को लेकर संघर्ष किया और सड़कों पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई और बहुजन समाज को पहले DS4 की स्थापना की गई। DS4 में जैसे हम भीम आर्मी चलाई गई उस तरीके से लोगों को जोड़ा गया और DS4 के बारे में यानी कि SC ST OBC शुद्ध वर्ग को जोड़कर उन्होंने DS4 संगठन चलाया। DS4 संगठन चलाने के बाद में बहुजन संगठन अखबार चलाया। आपको जानकारी देते बहुजन संगठन जो मानव काशीराम साहब वामसाहब के लोगों के लोगों से 2 रुपये मांगते लेते थे और 2 रुपये लेने के बाद में बहुजन संगठन अखबार जब काशीराम साहब अपने विचारों को उसमें भेजते थे, काशीराम साहब BSP के प्रचार और प्रसार को भेजते थे, बहुजन समाज पर हो रहे उत्पीड़न को संदेश पहुंचाते थे। यानी कि जो हमारे अधिकार थे मानव काशीराम साहब उसको संदेश पहुंचाते थे। तो ये काशीराम साहब का ये आंदोलन था और उसमें जब काशीराम साहब को जरूरत लगी कि हमें एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो हमारी पार्लियामेंट और संसद में ले जाकर आवाज उठाएगी, तो उसमें काशीराम साहब ने लगातार संघर्ष किया, लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार बना दी। लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, समझे? यानी कि मैं भी BSP का रहा हूँ, भाई भी BSP के रहे हैं, ये भी BSP रहेगा, यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग BSP के रहे हैं। लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जहाँ पे हमारे 210 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज 19 पर आ गए। ऐसी कौन सी स्थिति आई? केवल आई इस वजह से यहाँ पे स्थिति आई कि उन जो लोग हमने पार्लियामेंट में भेजे, जो लोग विधानसभा में भेजे, वह लोग हमारे लोगों तक नहीं आए, यहाँ तक सुना नहीं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, लॉकडाउन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था खराब की समाज की, जिस समाज ने 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया हो, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाया हो, और बहन जी मदद किसको पहुंचाती है? मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, मैं गलत हूं, मेरे को रोकिए, क्या गलत है मेरे को रोकिए। जो बहन जी ने यानी कि 4 बार इस बहुजन यह समाज तन मन धन और पिट कुट कर वोट डालने जाता है, वहां तक बूथों तक नहीं लड़कर मर कर, यानी कि गोलियों के सामने, डंडों के सामने, लाठियों के सामने बूथों तक वोट देने जाता है। और ये समाज लॉकडाउन में भूखा मरा। और लेकिन बहन जी ने कहा क्या? बहन जी ने अपने MP MLA से 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार को दिलवाया, 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार को दिलवाया। लेकिन जरूरत किसको थी? क्या केंद्र सरकार को जरूरत थी या योगी आदित्यनाथ को जरूरत थी या नरेंद्र मोदी की जरूरत थी? जरूरत उनको नहीं थी, जरूरत थी
भूखा था, यानी घर में राशन की व्यवस्था नहीं थी, घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, घर में नमक यानी नमक तक की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पे 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं वहां पे, लेकिन 50 करोड़ रुपए का राशन इस समाज को नहीं दिया जाता। इस समाज को 50 करोड़ रुपए का राशन, 1 करोड़ का राशन अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बंटवा दिया जाए, यानी 50 करोड़ रुपए का राशन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बंटवाया जाता, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुजन समाज उनके बारे में दोबारा सोचता, ये बहुजन समाज लगता है कि ये दोबारा सोचता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। कौन सा एमपी और कौन सा एमएलए जो हमने चुन के भेजा हो, बीएसपी के रिपोर्ट दिया हो, कौन सा ऐसा नेता जो बीएसपी में रिपोर्ट दिया हो, वो हमारे तक राशन पहुंचाने आया था। 3 महीने मरा है वो समाज, 3 महीने भूखा मरा है, और जहां पर भी बहनों पर अत्याचार होता है, जहां पर भी बुजुर्गों को उत्पीड़न होता है, वहां पर ये जिनको हमने वोट दिया अभी तक, यानी कि 1924 के बाद में लगातार वोट देते हुए आ रहे हैं हम लोग, 1924 के बाद में लगातार वोट देते हुए आ रहे हैं उन लोगों को, लेकिन वह लोग जब हम मिलते हैं, जब हम मरते हैं, हमारी बहनों के बलात्कार हो जाते हैं, जब ये लोग कहाँ मर जाते हैं, हम लोग जब वह लोग कहाँ मर जाते हैं, जब हमारी बहनों को न्याय की जरूरत होती है, वहाँ थाने चौकी में इंस्पेक्टर और दरोगा वहां पे कहते क्या है कि चल निकल, और वहां पे हमारे साथ एमपी एमएलए और ये ना जाने कौन से नेता वहां पर खड़े नहीं होते, लेकिन भीम आर्मी इस काम को कर रही है, चाहे हमारे मुकदमे लिख दिए जाए, चाहे वहां पर आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं इस बात को, चाहे मुकदमे लिखवा दिए जाए या जेल में डाल दिया जाए। आज हो गया ना, एक प्रधान को जिंदा मार दिया जाता है आजमगढ़ में, लेकिन चंद्रशेखर भाई जाते हैं वहां पर तक नहीं पहुंचने देते ये लोग, चंद्रशेखर भाई को मिलने की आजादी नहीं। ये कैसा स्वतंत्रता है कि हम अपने मरे हुए जो हत्या हो जाती है उनके परिवार से नहीं मिल सकते। ये कैसी विडंबना है इस भारत में, लेकिन ये इस विडंबना को बदलना होगा, इस स्थिति को बदलना होगा। जब हमारे एमपी एमएलए हमारे खुद के लोग वहां पर बैठे होंगे, तो जब जाके हमें इस सिस्टम को बदल देंगे। अब बात आती है, देखिए मैंने ये बात बताई, आजाद समाज पार्टी जब जिस दिन सत्ता पे बैठेगी, आजाद समाज पार्टी जिस दिन सत्ता पे बैठेगी उस दिन 3 काम करेगी। केवल आपके लिए घर नहीं देगी, आपको मकान नहीं देगी, लेकिन आपको भारत के अंदर के ऐसे काम करेगी, ये बता दूं मैं आपको। 2.5 लाख रुपए नहीं देगी, ये गैस सिलेंडर और सब्सिडी नहीं देगी ये आजाद समाज पार्टी, लेकिन आजाद समाज पार्टी आपको देगी क्या कि समान शिक्षा लागू कराएगी आपके लिए, जो कि आपका बच्चा यहाँ से बेटा हुआ बच्चा, एमपी एमएलए का बच्चा, डीएमएसपी का बच्चा, बड़े और छोटी से लेकर बड़ी जातियों के बच्चे आपके साथ, आपके छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहे होंगे। जब समान शिक्षा लागू हो जाएगी तो वो आपके खुद ही बच्चे आईएएस पीसीएस और डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। समान शिक्षा लागू हो जाएगी जिस दिन, और फिर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जब सत्ता पर बैठी होगी तो एक और काम कराएगी। वह काम क्या कराएगी? वह काम कराएगी समान चिकित्सा लागू कराएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट जो डॉक्टर है ना, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलने के बाद में ये भाई 3,000 रुपए नहीं कमा पाते, ये 5,000 रुपए नहीं कमाते, वहां पे 1.5 लाख रुपए यानी कि 3 साल की कमाई अकेले व्यक्ति को 1 महीने के अंदर दी जाती है, फिर भी उनके प्राइवेट हॉस्पिटल खुले होते हैं। भारत के अंदर से पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों को बंद कराया जाएगा और सरकारी अस्पतालों को सही रूप से चलाने के लिए आदेश दिया जाएगा कि सही रूप से सरकारी अस्पतालों को चलाए, क्योंकि जो सुविधाएं भारत के अंदर हॉस्पिटलों में होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती है क्या? होती है जैसा नहीं होती ना। हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं पैसे के अभाव में, लेकिन संविधान कहता है कि समानता स्वतंत्रता, संविधान कहता है कि समान इलाज होना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता से जीना चाहिए। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग कराएंगे इस बात के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक झेला क्या? हम लोगों ने सिर्फ झेला तो केवल लोग आए, 4 दिन बाद आएंगे, वोट मांग कर चले जाएंगे, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की जब जरूरत पड़े फोन नंबर लिखा के देगा तो फिर लिखा के जाऊंगा फोन नंबर, जब जरूरत पड़े आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की जरूरत पड़े, यानी कि पूरे भारत के अंदर बता दूं मैं, पूरे भारत के अंदर बता दूं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कोने-कोने में कार्यकर्ता पाए जाते हैं। यानी कि ये जो फुराइची गांव से लेकर बड़े-बड़े दूर तक कार्यकर्ता पाए जाते हैं, और वहां पे वो कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, छोटे एज के बच्चे, यानी मेरी एज के जो आपके बच्चे हैं, छोटे गांव में जाकर थाने चौकी पर भिड़ जाते हैं आपके अधिकारों के लिए। ये समझिए कि विगत
ये अगर आज समाज की लड़ाई ना लड़कर, ये भाई जी के समान विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर ये समाज की लड़ाई ना लड़कर केवल अपने लिए नौकरी तलाशने में 3 साल लगाए, 3 साल लगाने नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लग जाएगी बाकी 12, लेकिन ये बाहर में इतने लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जो लोग ये यहाँ पे रहते हैं उनको समाधान मिल सकती है नहीं, घरों से निकलना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को घरों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा, मैंने पहले भी कहा था, एक बच्चा भीम आर्मी को दीजिए, एक बच्चा भीम आर्मी को दीजिए अपना, और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए दीजिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए दीजिए, क्योंकि बाबा साहब का मिशन ऐसे नहीं, जब बाबा साहब 4 बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे मारे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, हमारे बच्चे कहीं पे मारे नहीं जाएंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि गाँव आकर बाबा साहब का प्रचार करना है, बाबा साहब के मिशन का, भीम आर्मी के मिशन का और बौद्ध महापुरुषों के मिशन का केवल प्रचार करना है, और उसके बाद में जब उत्पीड़न होता है तो वहां पे जाकर उनके साथ में खड़ा हो जाना है, उस परिवार के साथ में, केवल इतना काम करना है, कुछ नहीं करना, और समाज आपको सम्मान देगा। यानी कि हमेशा हमेशा से ये चीजें पता चली आई है, मैं कभी बुराई नहीं करता, लेकिन कमियां बताता हूँ कि कमियां क्या है हमारे अंदर, और लेकिन जब हम और भीम आर्मी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना करके दिखाएंगे, क्योंकि गांव में कहावत होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन भीम आर्मी की लाठी भारत के अंदर डंका बजता है, भीम आर्मी की लाठी का, भीम आर्मी के डंडे का लंका बजता है, और भीम आर्मी की लाठी है तो नजरी भीम आर्मी की पूरे भारत के अंदर, इस बात को समझना है, क्योंकि और मैं यहाँ पे बैठे सभी लोगों को मैं बता दूं कि हम सारे भाई जुड़िए, काम करिए, ये हमारा काम नहीं है, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, समझे, अगर 10-20 रुपये हम आपसे ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 रुपये तो शायद आप रोटियां तमाम खा के दुख देते होंगे, और छोटे से कहीं पे गिर भी जाते होंगे इधर महीने में, लेकिन 10-20 रुपये आपसे लेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे केवल लिया जाएगा तो इसलिए महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए काम दिया जाएगा। आप लोग सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पे आज कमेटी का गठन होना है, आज ग्राम स्तर की कमेटियां और 2 भाइयों के नाम विधानसभा में लिए गए हैं, और मैं अर्जुन सिंह को मेरी निवेदन है कि वह भीम आर्मी में कम से कम आधा सवा पार्टी बना तो भीम आर्मी में आकर ज्वाइन करें, भीम आर्मी में प्रचार प्रसार करने का काम करें। मैं निवेदन करता हूँ अर्जुन सिंह जी से, क्योंकि मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ कि वह जन जन तक भीम आर्मी की आवाज़ पहुँचाएंगे और जन जन तक लोगों तक इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। तो मैं निवेदन करूँगा इनसे, और मैं खुद बैठ के बात करूँगा थोड़ी देर में, अगर एग्री होंगे तो। आप फिलहाल अध्यक्ष जी थोड़ा भाई